नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी प्री का फोर्थ पेपर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं आपको फर्स्ट यूनिट जो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी वो स्टडी करा रही थी। इस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो है वो रिजिड रोटेटर की एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी और हमने एनर्जी जो निकाली थी रिजिड रोटेटर की वो एनर्जी कैलकुलेट की थी EJ बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स में। जब हम बी लिखेंगे यहां पे तो एनर्जी को किस फॉर्म में लिखेंगे? सेंटीमीटर इनवर्स में। ये बी जो था आपका, ये बी था रोटेशनल कांस्टेंट और जे जो था वो रोटेशनल क्वांटम नंबर था। यहां तक मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था। अब जो है हम सबसे पहले तो सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे। हर एक रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए हम रोटेशन एनर्जी लेवल कैलकुलेट करेंगे कितना आता है। उसके बाद हम एक रोटेशनल एनर्जी से दूसरे रोटेशनल एनर्जी में जब वो ट्रांजिशंस हो रहा है उस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग तो कितनी एनर्जी चेंज हुई। फिर हम देखेंगे कि हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं वो कहां पे मिलती हैं। ये सब चीजें हम आज रिजिड रोटेटर की कंप्लीट करेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पेपर है आपका ये, जिसमें हम जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम स्टडी करेंगे आज रिजिड रोटेटर के लिए सिलेक्शन रूल और इसी के लिए एनर्जी टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी टर्म्स हमने EJ ये कैलकुलेट कर लिया था जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। जे क्या है? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 4। इनकी एनर्जी निकालते हैं, इन रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी निकालते हैं। जब J इक्वल टू 0 है उस टाइम में जहां पे J रखा है वहां पे मैं 0 रखूंगी तो मेरी एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू की किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 0। तो J इक्वल टू 0 एनर्जी लेवल्स पे रोटेशनल एनर्जी भी 0 होती है। मींस मॉलिक्यूल 0 एनर्जी लेवल्स पे क्या होता है? रेस्ट फॉर्म में होता है, रोटेशन नहीं करता है। आगे हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी निकालेंगे। जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे वहां पे हमारे 0 एनर्जी लेवल्स पे एनर्जी 0 नहीं आती है, तो ये कहा जाता है कि मॉलिक्यूल 0 एनर्जी लेवल्स पे भी रेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, वाइब्रेशंस करता है। यहां पे क्या है? एनर्जी 0 आई, मींस ये इस 0 एनर्जी लेवल्स के ऊपर मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशन नहीं करेगा। क्लियर? J इक्वल टू 1 पे इसकी रोटेशनल एनर्जी EJ, E1 से डिनोट करूंगी। E1 की वैल्यू क्या होगी? B। J की जगह हमने 1 रखा, 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2B सेंटीमीटर इनवर्स में। J इक्वल टू 2 हुआ तो हमारी एनर्जी E2 ये क्या हो जाएगी? B इंटू में 2, ये J था यहां 2 रख दिया, फिर क्या होगा?
2 + 1 किसमें चेंज हो गया? 2, और ये किसमें कन्वर्ट हुआ? 3, तो 3 × 2 किसमें हो गया? 6b। j = 3 पुट किया तो क्या आएगा आपका? E3 क्या होगा? b × j की जगह मैं क्या पुट करूंगी? 3, j + 1, j की जगह 3, 3 + 1 कितना हुआ? 4, 3 × 4 कितना हुआ? 12, क्या हो गया? 12b। ऐसे ही j = 4 रखेंगे हम तो क्या आएगा? EJ, E4, j की जगह 4 पुट किया, 4 × 4 + 1 किसमें बदला? 5b, क्या आ गया? 20b। तो ये एनर्जी कैसी है? ये 0 है, ये 2b एनर्जी है, ये कितनी है? 6b, ये क्या है आपके? 12b, ये क्या है? 20b सेंटीमीटर इनवर्स में। इस तरीके से ये इनकी एनर्जीज। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन रूल का। ये तो हमने देखा कि अलग अलग रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे उनकी एनर्जी कितनी होती है वो हमने कैलकुलेट कर ली कि 2b रोटेशनल एनर्जी कौन से एनर्जी लेवल्स पे है? 1 वाले रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे। 6b कौन से वाले पे है? 2 वाले रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे। तो ये हमने तो उस एनर्जी लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट कर ली, रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब हम स्टडी करेंगे इनके, सबसे पहले हम इनके लिए सिलेक्शन रूल स्टडी करेंगे। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, और क्वांटम थ्योरी में ये कहा था कि एनर्जी न तो कंटिन्यूअस, कोई भी सिस्टम जो है वो एनर्जी न तो कंटिन्यूअस अब्सॉर्ब करता है और न ही कोई भी सिस्टम कंटिन्यूअस एनर्जी को एमिट करता है, बल्कि एनर्जी को जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या एनर्जी का एमिशन होता है। एनर्जी अब्जॉर्प्शन या एनर्जी एमिशन जो है वो डिस्क्रीट फिनोमिना के थ्रू होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता, और उनके लिए एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। इसको हटाया गया, E = hν, ये क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। तो किसी भी सिस्टम के द्वारा एनर्जी अब्सॉर्ब की जाए या एमिशन की जाए वो फोटोन में होती है, क्वांटाइज्ड होती है। तो हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये क्वांटम टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पे क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ट्रांजिशंस होंगे वो वही ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे जिनके लिए एनर्जी की वैल्यू क्वांटाइज्ड होगी। क्लियर यहां तक? इसके लिए यहाँ पे एक सिलेक्शन रूल बनाया गया। तो रिजिड रोटेटर के लिए सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल क्या होगा कि कौन सा ट्रांजिशंस होगा, क्या है कि कौन सा ट्रांजिशंस पॉसिबल है। द रूल विच डिटरमाइन the rule which determine the rotational transition in a molecule क्या कहलाएगा? सिलेक्शन रूल कहलाएगा। सिलेक्शन रूल क्या है? एक रूल है जिसको, जो हमें ये बताता है मॉलिक्यूल में क्या, रोटेशनल ट्रांजिशंस को, उसको क्या कहेंगे? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सिलेक्शन रूल कहा जाएगा। और वो रूल क्या है? इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो रूल
जो हमें ये बता रहा है कि इसमें कौन सा ट्रांजिशंस होगा, वो क्या कहलाता है, सिलेक्शन रूल कहलाता है। और सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, रोटेशनल ट्रांजिशंस में सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डेल जे की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। मीन्स ट्रांजिशंस जो हो रहे हैं वो एक हायर जे में हो सकते हैं और एक लोअर जे में हो सकते हैं। ये एनर्जी लेवल्स हैं जे, ये जे प्लस 1, ये जे प्लस 2, इस तरीके से चल रहे। ये अगर हम जीरो की बात करें तो ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। ये क्या कहता है, डेल जे की वैल्यू, मींस डेल जे क्या है, जहां से ट्रांजिशंस हो रहा है और जहां पे ट्रांजिशंस हो रहा है उन दोनों का डिफरेंस। जहां से ट्रांजिशंस हो रहा है वो ट्रांजिशन लेवल और वो एनर्जी लेवल, और जहां पे ट्रांजिशंस होके जा रहा है उन दोनों का बीच का जो एनर्जी लेवल है वो क्या कहलाता है, डेल जे की वैल्यू कहलाती है। क्लियर यहां तक? तो डेल जे क्या है कि कोई जे से जे प्लस 1 में ट्रांजिशंस हो सकता है, जे से जे प्लस 1 से जे प्लस 2 में ट्रांजिशंस हो सकता है सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, जे प्लस 2 से जे प्लस 1 में ट्रांजिशंस हो सकते हैं, जे प्लस 1 से जे में ट्रांजिशंस हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशंस तो कैसे हैं, अलाउड ट्रांजिशंस है, अलाउड ट्रांजिशंस। ये भी अलाउड ट्रांजिशंस है, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। यहां पे भी जे, डेल जे की वैल्यू जो जहां से ट्रांजिशंस हो रहा है और जहां पे ट्रांजिशंस हो रहा है दोनों जे की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहां पे भी 1 का डिफरेंस है, इसलिए ये वाले ट्रांजिशंस कैसे होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। और जे से जे प्लस 2 में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, मैं दूसरे कलर के पेन से दिखा रही हूं, जे से जे प्लस 2 में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं या जे प्लस 2 से जे में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ये वाले ट्रांजिशंस जो हैं, ये वाले, ये ट्रांजिशंस कैसे होंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस होंगे। सिलेक्शन रूल के अपोजिट ट्रांजिशंस होंगे जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं या इनकी बहुत ही कम इंटेंसिटी होती है। अगर इस तरीके के ट्रांजिशंस पॉसिबल हो भी जाएं तो ये अलाउड नहीं है, तो इनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी। क्लियर यहां तक? अब देखो हमारे पास दो तरीके के स्पेक्ट्रा आते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रा की स्टडी है। अब हमारे पास दो तरीके के स्पेक्ट्रा आ सकते हैं, कौन कौन से, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा हमें तब मिलता है जब मॉलिक्यूल के द्वारा जो रेडिएशंस डाली जा रही हैं उन रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करके वो एक एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशंस होते हैं। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तब आता है, एमिशन स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है, जब हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया, वो अब्सॉर्ब करके एनर्जी आपने मॉलिक्यूल्स पे क्या डाली, रेडिएशंस डाली। ठीक है, ये मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से इन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब किया, जो भी आपने रेडिएशंस डाली इसमें एनर्जी होती है, ये एनर्जी इसके द्वारा अब्सॉर्ब की गई और ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला गया। क्या हुआ, ये लोअर एनर्जी लेवल से कहां पे ट्रांसफर हो गया, हायर एनर्जी लेवल में। इस टाइम जो स्पेक्ट्रा लिया जाता है, भाई जितनी अब्सॉर्ब करनी थी वो कर ली, बाकी की जो रेडिएशंस है वो ट्रांसमिट हो जाएंगी और उन ट्रांसमिट रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो क्या कहलाएगा,
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसके द्वारा अब्जॉर्ब की गई एनर्जी जो है वहां पे हमें क्या मिलेंगे, ब्लैक स्पॉट्स मिल जाएंगे, काले धब्बे मिल जाएंगे। तो ये स्पेक्ट्रा क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या कहलाएगा ये, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। अब क्या हो रहा है, हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट में अनस्टेबल होता है, वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब ये हायर स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आए, उस टाइम जो स्पेक्ट्रा लिया, अब जितनी एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी ये एमिट करे, और वो जो एमिशन एनर्जी है उस एनर्जी का स्पेक्ट्रा लिया जाए। अभी तो हम क्या कर रहे थे, जो ट्रांसमिट हो रही थी इसने अब्सॉर्ब कर ली, और जो बची हुई ट्रांसमिट जो रेडिएशंस है उनका स्पेक्ट्रा लिया गया। तो जहां जहां हमें रेडिएशंस मिली वहां तो हमें ब्राइट लाइंस मिली, और बाकी जगह जो इसके द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया गया, मींस बैकग्राउंड तो हमारा सारा ब्राइट हो गया, और जो इसके द्वारा अब्सॉर्ब कर ली गई एनर्जी वहां पे हमें क्या मिले, काली लाइनें मिली, काले बैंड मिले। तो हमने क्या कहा कि भाई ये वाली रेडिएशंस इनके द्वारा अब्सॉर्ब कर ली गई ट्रांजिशंस के लिए। जब ये एमिट करता है एनर्जी और उस टाइम स्पेक्ट्रा लिया जाता है, उस स्पेक्ट्रा को कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा। और एमिशन स्पेक्ट्रा कैसा होता है, यहां तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो कैसा हो रहा था, ब्राइट बैकग्राउंड था और उसमें ब्लैक बैंड्स मिल रहे थे या लाइंस मिल रही थी। यहां पे क्या होगा, ब्लैक बैकग्राउंड होगा, और जितनी रेडिएशंस ये एमिट कर रहा है उन्हीं रेडिएशंस की जगह पे हमें क्या होंगे, ब्राइट लाइंस मिलेंगी। तो वो स्पेक्ट्रा क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो जब ये वाला स्पेक्ट्रा आपका हायर एनर्जी से लोअर में आ रहा है, मींस ये वाला क्या कहलाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। और लोअर से हायर में जा रहा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके जाएगा, तो ये वाला स्पेक्ट्रा क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाएगा। हमने सिलेक्शन रूल पढ़ लिया, और उसके बाद कौन से स्पेक्ट्रा मिलते हैं, किस टाइप के मिलते हैं, वो स्टडी कर ले। अब इस सिलेक्शन रूल के आधार पे हम स्टडी करेंगे कि हमें ये स्पेक्ट्रल लाइंस कहां मिलेंगी। तो देखो सिलेक्शन रूल के आधार पे हम इनके एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी गैप निकालेंगे। कितना एनर्जी गैप है, तो उतनी एनर्जी उस ट्रांजिशंस के लिए चाहिए, हमें वहां वहां क्या मिलेंगी, लाइंस मिलेंगी। अब देखो J इक्वल टू 1 से लेके J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3, J इक्वल टू 4, J इक्वल टू 5, यहां तक ही कर लेते हैं हम। अब देखो पहले हम एनर्जी डिफरेंस निकालना बता रही हूं मैं आप लोगों को। एनर्जी डिफरेंस डेल ई कैलकुलेट करेंगे, कहां से कहां, J से J+1 में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं। EJ की वैल्यू हमारे पास क्या थी, EJ था हमारे पास J+1 सेंटीमीटर इनवर्स, यही था। अब आपसे ये पूछा जाए EJ+1 क्या होगा, EJ+1 क्या होगा, B, जहां पे आपने J यूज किया है वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अब J+1 यूज करेंगे। तो क्या होगा, B
जे प्लस 1, ये लिख दिया इस जे की जगह। यहां पे क्या लिखूंगी मैं, जे प्लस 1 प्लस में 1, यही होगा। मीन्स ई जे प्लस 1 हमारे पास एनर्जी आ गई, बी जे प्लस 1 जे प्लस 2 सेंटीमीटर इनवर्स। हम क्या निकाल रहे हैं, इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप निकाल रहे हैं। एनर्जी गैप कैलकुलेट कर रहे हैं हम, डेल ई जे से जे प्लस 1 में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं उसके बीच का एनर्जी गैप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे होगा, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, जहां पे जा रहा है उसकी एनर्जी माइनस में जहां से जा रहा है उसकी एनर्जी, जहां से जा रहा है ईजे और जहां पे जा रहा है ईजे प्लस 1। क्लियर यहां तक। अब हम ईजे प्लस 1 की एनर्जी इसमें पुट करें तो मेरे पास, मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूं फिर वापस बनाएंगे। ये देखो, ई जे प्लस 1 की जगह तो मैं ये वैल्यू पुट करूंगी, क्या आ जाएगा, डेल ई जे से जे प्लस 1, क्या आएगा आपके पास, ई जे प्लस 1 की वैल्यू मैं पुट कर रही हूं, बी जे प्लस 1 जे प्लस 2 माइनस ई जे की एनर्जी मेरे पास ये है, बी जे जे प्लस 1, ये वैल्यू पुट की, बी जे जे प्लस 1। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये साइड वाली मैंने हटा दी, अब मुझे नहीं चाहिए। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। इसको सोल्व करो, बी एज इट इज, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं जे के साथ, फिर मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ प्लस साइन लगा के, क्या होगा, जे स्क्वायर प्लस जे, यही आया, जे से मल्टीप्लाई किया जे स्क्वायर प्लस जे प्लस का, अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2j प्लस का 2, ये हो गया, माइनस बी, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जे स्क्वायर प्लस में जे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी जे स्क्वायर प्लस 2j और 1j कितना हुआ, 3j प्लस में 2, और इसको क्या, बी जे स्क्वायर प्लस जे, क्या कॉमन आ गया दोनों में, बी कॉमन है, दोनों का बी बाहर ले लो, बी बाहर ले लिया, डेल ई जे से जे प्लस 1, बी बाहर ले लो, क्या होगा, ये एज इट इज जे स्क्वायर प्लस 3j प्लस में 2, फिर माइनस साइन माइनस, बी कॉमन आ गया, बाहर आ गया, क्या बचा, यही तो बचा है जे स्क्वायर प्लस जे, और मैं इसको खोलूंगी तो क्या होगा, माइनस जे स्क्वायर माइनस का जे, इस जे स्क्वायर से ये जे स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मेरे पास डेल ई जे से जे प्लस 1 क्या बचेगा, बी, ये क्या आएगा 3j प्लस 2 माइनस जे, माइनस जे 3j में से चला गया तो मेरे पास क्या बचेगा 2j, यहां पे 2 कॉमन आ रहा है, ये बचा 2j प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो मेरे पास क्या बचा 2b j प्लस 1, 2b j प्लस 1, कहां से, डेल ई जे से j प्लस 1। अब हम एनर्जी गैप निकालेंगे, एनर्जी गैप निकाल लेंगे।
अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, अब यदि इस j की जगह देखो, हम यहां पे हमारा j+1 कौन सा आया है, ये वाली वैल्यू, हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल, यही आ रहा है, जहां पे जा रहा है वो लेवल लिखा है, यही आया। अब यदि हम निकालेंगे डेल ई 1 से 2 में ट्रांजिशंस, तो मैं इस क्या लिखूंगी, 2b, j+1 की जगह कहां पे जा रहा है, 2 में जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या लिखूंगी, 2, क्या होगा 4b। डेल ई 2 से कहां पे जाए, 3 में जाए, तो देखो अब यहां पे j+1 की जगह मैं क्या रखूंगी, पुट 3 पुट करूंगी, तो 2b तो एज इट इज, इन 2 में 3 क्या आएगा, 6b। डेल ई 3 से कहां पे ट्रांजिशंस हो, 4 में ट्रांजिशंस हो, तो मेरे पास क्या आया, 2b इन 2 में। अब j+1 क्या बन गया मेरा, 4, लास्ट में लिखा था, यही बन रहे हैं जिसको मैंने गोला किया, यही है j+1, तो मैं एज इट इज वैल्यू रख देती हूँ, j+1 की 4, कितना आया, 8b। यहां हमें इन ट्रांजिशंस में क्या मिलेंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। क्लियर यहां तक, जब 1 से 2 में जाएंगे तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस 4b मिलेगी, जब हमारा 0 से 1 ट्रांजिशंस लेवल में जाएगा, डेल ई 0 से 1 वाले ट्रांजिशंस लेवल में जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगी, 2b। अब j+1 मेरा क्या है, 1, j+1 मेरा क्या है, 1 इंटू में 1, मीन्स डेल ई 0 से 1 में ट्रांजिशंस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, 2b पे मिलेगी, 4b पे मिलेगी, 6b पे मिलेगी, 8b पे मिलेगी, ऐसे 10b पे मिलेगी, इस तरीके से हमें क्या मिलेंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। अब देखो, j is equal to 0, j is equal to 1, j is equal to 2, j is equal to 3, j is equal to 4, j is equal to 5। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजिशंस कैसे हो रहा है, एक में ही ट्रांजिशंस हो गए, यहां की एनर्जी E0 क्या है, 0, E1 क्या थी आपके पास, 2b, क्योंकि एनर्जी क्या है आपकी, E, B, J+1, तो E2 क्या बनी आपकी, यहां पे E1, जहां J था उसकी जगह 1 रखेंगे, तो ये क्या बना, 2b। जब E2 की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 और ये 3, 6b। E3 में क्या बनेगा, ये देखो 3 और ये क्या बना, 4, 12b। E4 में क्या बनेगा, ये 4 और ये 5, 20, अभी निकाला था हमने। और 5 में क्या बनेगा, 5 इंटू 6, 30। यही एनर्जी है। जब आपका ट्रांजिशंस यहां से यहां पे ट्रांजिशंस हो रहा है, तो इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी गैप कितना है, 2b, दिख रहा है, 0 से 2b एनर्जी गैप है, तो 2b होगा, यहां पे एनर्जी गैप मिला हमें 2b, मीन्स फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी हमें 2b सेंटीमीटर इनवर्स पे।
ठीक है, फिर क्या होगा, जे 1 से 2 में ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि 0 से तो 2 में ट्रांजिशन होगा ही नहीं, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। 1 से 2 में ट्रांजिशन हुआ, देखो 1 वाले की एनर्जी है 2b और 2 वाले की एनर्जी है 6b, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 4b। 4b निकल के आया था हमारा डेली, जब हमने निकाला था अलग अलग करके, 4b सेंटीमीटर इनवर्स। Z2 से 3 में जा रहा है, 2 से 3 में जा रहा है, तो देखो इसकी एनर्जी 6b है और इसकी एनर्जी 12b है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6b सेंटीमीटर इनवर्स। 3 से 4 में जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस है 8b का, भाई 12b और 20b, 20 माइनस 12 8b, और यहां से यहां तक जाएगा तो 10b। इन ट्रांजिशंस के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायर है। 0 से 1 वाले ट्रांजिशंस के लिए 2b सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, 1 से 2 वाले में 4b पे स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, 2 से 3 वाले पे हमें 6b पे स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो मैं अब स्पेक्ट्रल लाइंस बना रही हूं। ये लाइन 2b पे मिली, फिर हमें कहां मिलेगी, 4b पे, फिर हमें कहां मिलेगी, 6b पे, फिर हमें कहां मिलेगी, 8b पे, फिर हमें कहां मिलेगी, 10b पे। हर एक दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, हर एक दो स्पेक्ट्रल लाइंस, इन दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस की, यहां पे एक स्पेक्ट्रल लाइंस मिली 2b पे और दूसरी स्पेक्ट्रल लाइंस मिली हमें 4b पे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2b। उसके बाद एक स्पेक्ट्रल लाइन मिली हमें 4b और एक 6b, तो इन दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस का डिफरेंस कितने पे आएगा, वही 2b। इन दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस का डिफरेंस कितने पे आएगा, वही 2b, और इन दोनों का स्पेक्ट्रल लाइंस का डिफरेंस कितने पे आएगा, वही 2b। मींस हर एक दो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का डिफरेंस कितना है, 2b। देखो देखने में भी मिल रहा है, 2b के बाद हमें 4b पे मिली, 4b पे हमें 6b पे मिली, 8b पे मिली, 10b पे स्पेक्ट्रल लाइंस मिली, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हर एक में कितना है, 2b है। और कैसा होता है ये डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस होता है, 2b। इक्वल क्यों होता है भाई, इक्वल डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी निकल के आई Ej वो है BJJ+1, मीन्स E एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है B के ऊपर। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये रोटेशनल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। और जो B हमारा होता है वो हमने वैल्यू निकाली थी H/4π²IC, यही वैल्यू निकाली थी, B की वैल्यू हमने यही कैलकुलेट की थी, H/4π²IC, क्योंकि यहां पे हमारा h² था, C नहीं था, हाँ C भी था, सॉरी, यहां पे हमारा h² था, 8π² मिला था हमें एनर्जी में, जिसको हमने hc से डिवाइड किया था, तो एक h से एक h कैंसिल आउट हुआ था और ये हमारी वैल्यू आई थी H/8π²IC, जिसको हमने क्या कहा था, रोटेशनल कांस्टेंट। अब देखो ये B, H फ्लांग कांस्टेंट है, 4 और π², ये मैथमेटिकल फॉर्म है, मींस, और ये लाइट इंटेंसिटी है, ये सब
कांस्टेंट रहेंगी हर एक के लिए। अब हमारा बी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के। आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस आई की वैल्यू जो हमारी थी वो थी न्यू आर स्क्वायर। न्यू क्या था हमारा, रिड्यूस मास, तो बी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन न्यू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था न्यू आर स्क्वायर के। अब न्यू रिड्यूस मास है, मॉलिक्यूल वही है, तो रिड्यूस मास चेंज नहीं होगा रोटेशंस के दौरान, तो न्यू की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। अब बी हमारा जो हम बात कर रहे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के। अब आर क्या है, बॉन्ड लेंथ, हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है, रिजिड रोटेटर के लिए। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, रिजिड रोटेटर के लिए। रिजिड रोटेटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। रिजिड रोटेटर को हमने क्या कहा था कि ऐसा मॉडल जिसमें हम रोटेशंस के दौरान उनकी बॉन्ड लेंथ या उन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो। डिफरेंस बॉन्ड लेंथ से बोला था, मींस बॉन्ड लेंथ आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो बी क्या है, कांस्टेंट, और जब बी कांस्टेंट आएगा तो हर एक ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या आएगी, इक्वल, क्योंकि आगे तो क्या है, सब में 2, मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन है 2, 2 तो चेंज हो नहीं सकता। क्या चेंज हो सकता है, बी चेंज हो सकता है। बी कब चेंज होगा, जब या तो न्यू की वैल्यू चेंज करेंगे हम या आर की वैल्यू चेंज करेंगे। अब आर क्या, न्यू तो एक ही मॉलिक्यूल के लिए न्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आया आर पे, आर की बात आती है तो आर चेंज हो सकता है, लेकिन हमने कौन सा मॉडल लिया, रिजिड मॉडल लिया। हमने पहले ही कह दिया कि जो हमारा मॉलिक्यूल रोटेशन कर रहा है वो रोटेशंस के दौरान इस मॉलिक्यूल की दोनों एटम्स के बीच जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी, बॉन्ड डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। जब चेंज नहीं होगी तो बी भी हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट। इसलिए रिजिड रोटेटर में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का गैप जो है वो इक्वल होता है। स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो इक्वल ही डिस्टेंस से सेपरेट रहती हैं 2b से, और ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब हम कल की क्लास में जो है वो पहले नॉन रिजिड रोटेटर पढ़ेंगे। अभी हमने रिजिड रोटेटर पढ़ा था, अब नेक्स्ट क्लास में हम नॉन रिजिड रोटेटर की स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।